हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाथ फाइंडर लर्निंग लैब। और दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफिकल थॉट, है ना। तो थॉट जो हमारा भौगोलिक विचारधारा है वो हमारी फिफ्थ यूनिट है, और उस यूनिट को आज हम प्रारंभ करने वाले हैं। तो सभी दोस्त हैं वो जल्दी से जल्दी आ जाओ लाइव। और ये भी बता दो मुझे कि वॉइस है वो सही आ रही है, क्लियर आ रही है। फिर अपन स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफिकल थॉट। चलिए, तो वॉइस वगैरह सही आ रही है, क्लियर है। चलिए दोस्तों, तो थॉट जो हम पढ़ेंगे उसमें क्या पढ़ेंगे, उसमें हम ये जानेंगे कि जो ज्योग्राफी है एज ए सब्जेक्ट वो किस तरह से डेवलप हुआ, है ना। किस तरह से वो इवॉल्व हुआ, कौन से विद्वान थे जिनका इसमें योगदान रहा, उसके साथ साथ ऐसे कौन से लोग थे, विद्वान थे, जिन्होंने इसमें योगदान दिया, क्षेत्र के हिसाब से, साम्राज्यों के हिसाब से, है ना। तो उन सभी के हिसाब से हम इसमें जानेंगे ज्योग्राफी कैसे है, वो अपने आज जिस वर्तमान स्वरूप में हम पढ़ते हैं, इतने सारे ग्रंथ जो ज्योग्राफी से हम पढ़ते हैं वो किस तरह से डेवलप हुए, किस तरह से उनका स्वरूप है वो हमें देखने को मिलता है। तो इन सारी चीजों को है वो हम इसमें देखते हैं। अब जो ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट, क्योंकि अगर हम माने कि सबसे ज्यादा पुराना, सबसे ज्यादा जो सब्जेक्ट है उसमें किसी भी सब्जेक्ट का जो प्रारंभ है वो कहाँ से चालू होता है, यूनानी से, है ना। सबसे पुरानी सभ्यता जो एक सभ्य स्तर पे थी, जिसमें क्या होता है, विद्वान अपने अपने क्या करते हैं, क्या हुआ, है ना। तो चलो, तो जिसमें बहुत सारे विद्वान हैं वो अपने विचार उन्होंने दिए। तो यूनानी जो थे, यूनान सबसे पुरानी सभ्यता है, जिससे हमें माना जाता है कि वहां पे सभ्यता में, उस सभ्यता में कल्चर, विश्व के बारे में जानना, ये सारा एक सिस्टमेटिक रूप से हमें मिलता है। और उनकी लिपि, उनकी भाषा, उनको भी हम समझते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, वहां पे भी तो कुछ ना कुछ तो था ही, है ना। लेकिन उन्हें समझा नहीं गया अभी तक, है ना। वो हमें किताबों के रूप में, ग्रंथ के रूप में हमें नहीं मिलते हैं। लेकिन यूनान है, वहां पे हमें सारा सब कुछ सिस्टमेटिक रूप से, जिसे हम ग्रिड भी बोलते हैं, मिलता है। अब चूंकि एक चीज और समझ लो, पहले पहले भूगोल एक विषय के रूप में नहीं था। भूगोल एक विषय से रूप में अलग से कोई विषय नहीं था। कोई भी विद्वान होता था, वो विद्वान सभी चीजों का विद्वान होता था। भूगोल का अर्थ वहां पे क्या होता था, भूगोल का अर्थ वहां पे होता था पहाड़ों के बारे में बताना, झीलों के बारे में बताना, नदियों के बारे में बताना, ठीक है, हवाओं के बारे में बताना। तो ये सारी चीजें उस समय, है ना, कैसे चलती थी, कविताओं के माध्यम से। किस माध्यम से, इन्हीं में से चलता है ना, कविताओं में। पहाड़ से भी ऊंचा आपका मस्तक और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं ना, सागर से भी गहरा, ये सारी चीजें किसमें चलती है, कविताओं में माध्यम से। यानी किसी भी चीज को प्रकट करने के लिए। अगर हम देखें रामायण, महाभारत, है ना, तो इनमें भी इस स्टोरी तो है जो है, साथ में उस क्षेत्र की विशेषताओं, भौगोलिक विशेषताओं को भी हमें देखने को मिलता है, मिलता है ना। उस क्षेत्र के, जैसे हिमालय से संजीवनी बूटी लेके जा रहे हैं, ठीक है, समुद्र सेतु बना रहा है। तो ये सारी हमें क्या मिलती है, भौगोलिक विशेषताओं का ध्यान हमें वहां पर मिलता है। तो कविताओं के माध्यम से हमें ये सारी चीजें, जानकारी मिलती है। धीरे धीरे सब्जेक्ट में क्या हुआ,
डेवलपमेंट होता गया। और एक जैसे जैसे उसके बारे में हम ज्यादा जानने लगे, वहां के लोग उसके बारे में ज्यादा अध्ययन करने लगे, तब एक भूगोल आया जिसमें सिर्फ और सिर्फ किस चीज का अध्ययन होता था, उसमें भौतिक भूगोल का अध्ययन होता था। कौन सी चीज का अध्ययन होता था? भौतिक, सिर्फ। और उस भौतिक भूगोल में भी पृथ्वी से अक्षांश देशांतर नहीं, नक्षत्रों के बारे में, चंद्रमा सूर्य, इनके बारे में ज्यादा हमें जानने को मिलता था। और हम ज्यादा दूर तक जा नहीं सकते थे, देख नहीं सकते थे, तो पृथ्वी को क्या मानते थे? चपटा। पृथ्वी को क्या मानते थे? चपटा मानते थे, यानी प्लेट जैसी। धीरे धीरे क्या है, भौतिक भूगोल में भी बहुत सारा अध्ययन होने लगा, ज्योग्राफी में भी अध्ययन होने लगा। तो यह दो भागों में बट गई, है ना। और दो भागों में कौन सी में बटी? भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। इस मानव भूगोल में मानव प्रमुख हो गया और भौतिक भूगोल में भौतिक। जैसे भौतिक भूगोल जब हम पढ़ते हैं, है ना, फिजिकल ज्योग्राफी, तो उसमें मानव के बारे में पढ़ते हैं क्या? नहीं पढ़ते। मानव शून्य, मानव विहीन, मानव हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, मानव नहीं हो तो भी फर्क नहीं पड़ता। हिमालय तो बनना है तो बनेगा, ठीक है, मानव थोड़ी उसे रोक लेगा। हॉलीवुड की मूवी चल रही है तो वो बात अलग होती है, वरना उससे रोक नहीं सकते ना अपन। तो वो यही तो है। लेकिन जब हम मानव भूगोल की बात करते हैं, तो मानव भूगोल में किस चीज के बारे में जानते हैं? मानव के बारे में। फिजिकल है वो जीरो, ये होगा नहीं होगा। उसमें मानव भूगोल के बारे में जानेंगे, लेकिन उसमें फिजिकल जो ज्योग्राफी है वो भी रहेगा। भौतिक वातावरण का मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस चीज का हम अध्ययन करते हैं इसमें, मानव भूगोल में। जो वातावरण दिया हुआ है, जो वातावरण हमारे पास है, उस चीज का जो हमें अध्ययन करना है, वो क्या होता है? मानव भूगोल। फिर एक और विभाजन इसका आता है, ये तो मानव और भौतिक के आधार पर आ गया। दूसरा भूगोल का विभाजन आता है, एक तो होता है क्रमबद्ध और दूसरा होता है, ये विभाजन भी महत्वपूर्ण होता है। क्रमबद्ध में किस तरह से चलेगा और प्रादेशिक में किस तरह से चलेगा। तो क्रमबद्ध भूगोल में जब हम अध्ययन करते हैं किसी भी चीज का, तो जैसे हमने कृषि का अध्ययन करना है ना, और कृषि का अध्ययन जब हम करते हैं तो क्रमबद्ध रूप से करते हैं, उसमें पूरी विश्व में कृषि का अध्ययन हम करेंगे, ठीक है। तो जैसे कृषि, चावल की कृषि, तो विश्व में कहाँ कहाँ पे होती है? यूएसए में कहाँ पे होती है? ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे? तो क्रमबद्ध में टॉपिक होता है, उस टॉपिक का पूरे वर्ल्ड के आधार पे अध्ययन हम करते हैं। लेकिन प्रादेशिक में क्या होता है? प्रादेशिक में सारी चीजें आती है, पर क्षेत्र क्या होता है? छोटा होता है। जैसे तहसील स्तर, तहसील स्तर, ग्रामीण स्तर, इस ग्राम पे मिट्टी कैसी पाई जाती है, यहाँ पे हवाएं कैसी चलती है, यहाँ पे वर्षा कितनी होती है, यहाँ पे तापमान कितना है, यहाँ पे फसलें कैसी बोई जाती है, यहाँ पे खनिज संसाधन कैसे हैं, उद्योग कैसे हैं, पशु अर्थव्यवस्था कैसी है, वो सारा अध्ययन उसमें हम करेंगे। क्षेत्र का, छोटे से क्षेत्र का जब हम अध्ययन करेंगे और उसमें सारी चीजों का अध्ययन करेंगे, तो वो तो कौन से में हो जाएगा? प्रादेशिक में। और छोटी सी चीज का अध्ययन पूरे विश्व के आधार पर करेंगे, तो वो कौन सा हो जाता है? क्रमबद्ध अध्ययन। तो इस तरह से हमारा भूगोल है वो बढ़ता है आगे, है ना। और आज हमें इस रूप में देखने को मिलता है, जिसमें अनेक विद्वानों ने अपना योगदान दिया है। अब वो योगदान का क्रम अगर हम देखें, तो सबसे पहले यूनानी और ग्रीक विद्वान आए थे। वो ईसा मसीह से पूर्व 6 से 2 शताब्दी ईसा मसीह पूर्व तक इन्होंने योगदान दिया। फिर उससे बाद में हमारे पास रोमन आते हैं, और रोमन सिर्फ थोड़े समय के लिए अपनी सत्ता है वो चला पाते हैं। वो 2 से 1 ईसा पूर्व तक इन्होंने अपना योगदान दिया। फिर उससे बाद में भूगोल, अरब भूगोल वेता आते हैं, और इसी समय अंधकार युद्ध भी हमारे पास आता है, ठीक है। अंधकार युद्ध क्या है? हालांकि इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो है अंधकार युग होता क्या है? भूगोल का विकास नहीं हुआ, रुक गया हो। ऑनलाइन वाले बच्चे,
हम्म, अविस्मरणीय नहीं हो। अंधकार युग सिर्फ भूगोल में आया था या सभी विश्व में आया था? विश्व में, विश्व में आया था, भूगोल में ही आया था सिर्फ, सब में नहीं आया। देखो, अंधकार युग पूरे विश्व में आया था और सभी विषयों में आया था, सभी विषयों का विकास है वो उस समय रुक गया था। ऐसा कैसे हुआ ये अंधकार युग वाला सिस्टम, ये सारा क्या चलता है? जब हम सब्जेक्ट का जो विकास है वो रुक जाता है ना, उसमें तुलनात्मक रूप से उतनी वृद्धि नहीं हो पाती, तो वो क्या कहलाता है? अंधकार युग कहलाता है। इस समय वैज्ञानिक सोच है, उस वैज्ञानिक सोच पर क्या डाल दिया गया है? प्रतिबंध लगा दिया गया है ना। और सिर्फ धार्मिक जो सोच है ना, कि जो भी सिस्टम चलेगा वो धर्म के आधार पर चलेगा। ठीक है, जैसे ईसाई ईसाई धर्म के अनुसार चलने लग गई सारी चीजें। ठीक है, ओल्ड टेस्टामेंट ये सारी चीजें आती है। तो ये सारी चीजें जब आ जाती है तो सब्जेक्ट का और वैज्ञानिक सोच है उसका जो विकास है वो क्या है? रुक जाता है। अगर उस समय ये बोल दिया कि पृथ्वी गोल है तो वो तो गया काम से, जेल में डाल दो, कोपरनिकस हो गया, वो भी ऐसे ही गया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने उस पर्टिकुलर किसी जो मान्यताएं हैं उन मान्यताओं के खिलाफ बात करी, गलत बात करी, है ना। जैसे ईसाई धर्म में ये मानते हैं कि पृथ्वी क्या है? चपटी। ओल्ड टेस्टामेंट में मान, अब अगर किसी ने बोल दिया कि वो चपटी है, उस समय की बात है, आज तो बोल सकते हैं कि वो कैसी है? गोल है ना। लेकिन उस समय नहीं बोल सकते। ठीक, हाँ सही है। तो ये सारी चीजें, सही है राघवेंद्र, ये सारी चीजें हैं वो उसमें बढ़ती जाती है। ठीक है, और इस समय क्या है? सब्जेक्ट का विकास तो होता है लेकिन उतनी खुली आजादी, उतनी खुली सोच से नहीं हो पाता है। इस वजह से इसे अंधकार युग कहा जाता है। ठीक है, और इस अंधकार युग में एक काम हुआ जो अरब भूगोलवेताओं ने किया, क्योंकि अंधकार युग जब आया तो रोमन साम्राज्य का जब नाश हुआ तो अरब भूगोलवेताएं, जो टर्की वाला है, उस्मानिया साम्राज्य, ये सारा है, तो उनका है जो विकास हुआ, ईरान इराक वाले का इनका, इन्होंने क्या करा? जो रोमन, जो ग्रीक, है ना, जो यूनानी, इनकी जो पुस्तकें थी उनको ट्रांसलेट किया अरबी में। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे हो, आज राजस्थानी हो, या आप उत्तर भारत वाले हो, दक्षिण भारत में जाओगे, वहां पे बिजनेस करोगे, वहां पे काम करोगे, तो वहां की संस्कृति को समझने के लिए आप उनको क्या करते हो? ट्रांसलेट करते हो उनकी किताबों को अपनी भाषाओं में, है ना। तो इन्होंने क्या करा? रोमन साम्राज्य, वो सॉरी, रोमन साम्राज्य से बाद में ये आए, तो रोमन साम्राज्य ने जो अपने चीजें छोड़ी, अपनी संस्कृति जो छोड़ी, उस संस्कृति को इन्होंने क्या करा? ट्रांसलेट करने का कार्य किया। तो और ट्रांसलेट कौन सी भाषा में किया? अरबी भाषा में इन्होंने ट्रांसलेट किया। इसलिए इस समय क्या है? हमारे पास बहुत सा जो ज्ञान है, जैसे पुराने विद्वानों का, वो हमें प्राप्त होता है, लेकिन वो अरबी भाषा में एज ए ट्रांसलेट के रूप में हमारे पास दिखता है। ठीक है, फिर पुनः जागरण युग आता है 16वीं से 17वीं सदी में। इसमें क्या होता है? वापस से खोजें चालू होती है ना, और लोग हैं वो अलग अलग क्षेत्रों को खोजने के लिए जाते हैं। और यहाँ पे फिर क्या है? पुनः ज्योग्राफी में आपको बहुत तेजी से वृद्धि देखने को मिलती है। और यहीं से आपके कौन से आते हैं? वारेनियस, जिसने क्रमबद्ध और प्रादेशिक में भूगोल को बांटा था। ठीक है, कांट आते हैं हमारे पास। ठीक है, फिर आधुनिक भूगोल का विकास है 18वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। रीटर हो गया, हमबोल्ट हो गया, ये विद्वान हमारे पास आते हैं। और आज आते आते आज के समय में हम भूगोल, और हर चीज में भूगोल, है ना, सांस्कृतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, औद्योगिक भूगोल, ठीक है, चुनाव भूगोल, हर चीज में हमने क्या कर दिया? भूगोल लगवा दिया। वरना पहले वाला टाइम सही था, 15वीं से पहले, है ना, भूगोल से विद्यार्थी हम, ये पढ़ना है भूकंप कैसा है, ज्वालामुख कैसा है, काम खत्म। ठीक है, इतना सारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन अब हमें पूरा पढ़ना पड़ता है। तो
ये विद्वान है। 19वीं शताब्दी में रिस्टोफेन, रेडजेल, हेटनर, ब्लास, ब्रूंस, मैकिंडर, हर्बर्टसन, डेविस, जेफरसन, ईसा बुमेन, सैम्पुल, हटिंगटन, सावर, टेलर, हेलर कर दिया इसे, ग्रिफिथ, टेलर, हार्टसॉन, ये सारे थे। और लगभग लगभग ये 19वीं शताब्दी वाले विद्वानों से क्वेश्चन आपसे बनते हैं ज्यादातर। फिर 20वीं शताब्दी में चार्ले वॉटमैन, स्पेट। 21वीं शताब्दी में हार्वे, वेल, रिचर्ड पीट, स्मिथ, ब्राइन, बेनेट, डेविड कोलमैन, मैकेंजी, डिकिंसन, वेरिसन, बुंजे, इजार्ड, जेलेंसी, है ना। ये सारे महत्वपूर्ण विद्वान रहे हैं जो आपको इसमें देखने को मिलते हैं। यहां से क्वेश्चन आते हैं, है ना, शताब्दियों के आधार पर भी वो विद्वानों का क्रम आपसे पूछ लेते हैं या मैच करवा लेते हैं। चलिए, तो जब हम बात करते हैं ज्योग्राफी का प्रारंभ, तो सबसे पहले ज्योग्राफी है वो नक्शे बनाने से प्रारंभ हुई, इस स्थानों को इंगित करने से प्रारंभ हुई। किसी स्थान पे जाना है आपको, तो क्या करते हो आप, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो आप मैप ही बना रहे हो ना। इस पर्वत की चोटी से जाना, फिर ये नदी आएगी, फिर इस नदी से पास में दलदली क्षेत्र आएगा, एक बड़ा सा क्या आ जाएगा, फिर बरगद का पेड़ आ जाएगा, है ना। उस पेड़ से नीचे है वो बैठा है, वहां से क्या है आपको सिद्धि प्राप्त होगी। तो ऐसे अगर आप किसी को मैप बनाओ, बता रहे हो कोई मानचित्र या बिंदु, तो वहां से ज्योग्राफी का विकास से प्रारंभ होता है। ठीक है। तो सबसे पहले चेल्डिया, ओसानिया और बेबीलोनियन, इन तीनों साम्राज्यों में भौगोलिक ध्यान का विकास, वो खगोलीय ध्यान का विकास है, वो प्रारंभ होता है। ठीक है। और इसके साथ साथ जो दूरी बताना, डिस्टेंस बताना, वो तो था ही, ये भी एक इंसान के मन में जिज्ञासा है। जैसे अपन बचपन रहते हैं ना छोटे, और 5-7 भाई बहन होते हैं साथ साथ से, तो सब शाम को छत पे चले जाते हैं, और शाम को छत पे जाने के बाद अपन क्या करते हैं, ऊपर देखते हैं, पहले एक तारा आ रहा है, फिर दूसरा आ रहा है, फिर तीसरा आ रहा है ना। और फिर क्या करेंगे, देख चांद मेरे साथ साथ चल रहा है है ना। और पीछे से बोला नहीं मेरे साथ चल रहा है आप इधर जाओ तो आपके साथ, उधर जाए तो उसके साथ, है ना। तो ये होता है ना। तो ये जिज्ञासा मानव के अंदर भी थी कि ऐसा क्या होता है कि ये तारे हैं वो हमें दिखाई देते हैं। फिर एक विद्वान उन पे अध्ययन करता है, तो पता चलता है कि ये तो यार रोज अपनी जो है वो दिशा इनकी चेंज हो जाती है। कभी चांद पूर्व से उग रहा है, कभी पश्चिम से उग रहा है ना। कभी वह पूरा उत्तर, पूरा अपने सिर से ऊपर होता है, कभी वही इतना ही रहता है। तो ये जो जिज्ञासा मानव के अंदर जगी इन सबको जानने में, तो ये तो सबसे अच्छा पॉइंट था ना। रात होते ही तारा, आज तो चलो पॉल्यूशन की वजह से हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन उस समय सोचो ईसा मसीह से पहले ही, जब इतना शांत और स्वच्छ वातावरण रहा होगा, तो उस वातावरण में हमें सारी चीजें दिखाई देती थी आसानी से, है ना। तो वो जिज्ञासा मन में आए या नहीं आए, आती है। और उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए सबसे पहले ज्योग्राफी में खगोल विज्ञान से हम प्रारंभ हुए। फिर उस खगोल विज्ञान से प्रारंभ है बेबीलोनिया, असीरियन गणित, ये सुना हुआ है ना। इन साम्राज्य से, संस्कृतियों से हमारा प्राप्त होता है। मेसोपोटामिया सभ्यता हुई, बेबोलियनिया और असीनियन के निवासियों ने, है ना, फिलारूर लेसन पद्धति का आरंभ किया। ठीक है। वो तारों की गणनाओं के आधार पर, अभी यहाँ पर है तो ये स्थिति बन रही है, अभी यहाँ पे है तो ये स्थितियां बन रही, ये पद्धति इन्होंने प्रारंभ की। फिर सुमेरियन सभ्यता है, उन्होंने पहली बार नगर राज्य की स्थापना की थी। ठीक है। वहां पे दजला फरात नदियों में, दजला फरात नदियां वहां पे ईरान में, इराक में, है ना, बेसिन में, तथा विश्व के प्रथम मानचित्रकार भी कहलाए। ठीक है। और इन्होंने मानचित्र बनाना भी इन्होंने प्रारंभ किया, सुमेलियन सभ्यता के लोगों ने ही प्रारंभ किया। तो एक तो खगोल और दूसरा पृथ्वी पर मानचित्र, इन दोनों के संगम से ही हमारी ज्योग्राफी है वो प्रारंभिक समय में आगे बढ़ती है। चलो नेट में तो हम नहीं पढ़ते कि पृथ्वी कैसे बनी,
बाह्य ग्रह कौन से हैं, आंतरिक ग्रह कैसे हैं, चंद्रमा क्या है, शनि से कितने उपग्रह हैं। लेकिन आप जब छठी क्लास उठाओगे, 7वीं क्लास, 10वीं क्लास या एसएससी पढ़ोगे, तो इनमें ज्योग्राफी कम पढ़ाते हैं, खगोल विज्ञान ज्यादा पढ़ाते हैं। शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह है ना, या फिर धूमकेतु क्या है, उल्काएं क्या है, अपन थोड़ी पढ़ते हैं, नेट में तो नहीं है ना ये। लेकिन इनमें अभी भी ये ज्योग्राफी का ही ये पार्ट है, फिजिक्स का थोड़ी ये पार्ट नहीं है ना, ज्योग्राफी का ये पार्ट माना जाता है। तो प्रारंभिक समय से ही हम क्या है, इन दोनों के साथ ही हमारा विकास है प्रारंभ होता है। और जो सुमेलियन लोग थे, उन्होंने पहली बार नगर बसाया, और नगर बसाना है तो नगर बसाने का मतलब है आर्किटेक्ट तो आना ही चाहिए आपको। यहाँ से गली जाएगी, यहाँ पे चौराया होगा, यहाँ पे बाजार होगा, और वो बनाने के लिए आपको मैप तो बनाना ही पड़ेगा ना उसका पहले। तो पहली बार इन्होंने मैप बनाया, तभी तो ये मानचित्रकार कहलाए प्रारंभिक, समझ रहे हो। तो ये पहली बार इन्होंने नगर का मानचित्र बनाया, तभी ये मानचित्रकार कहलाए। तो इन दोनों से ही हमारा भूगोल है वो आगे बढ़ता है। अब यहूदियों की बात करें अगर, ठीक है, तो यहूदियों की ओल्ड टेस्टामेंट है, वो एक धार्मिक पुस्तक है। उसमें भी हमें क्या मिलता है, ज्योग्राफी के बारे में बहुत सारी चीजों की नॉलेज मिलती है। और फे फेनीसियन जो भूमध्य सागर से समीप वाले क्षेत्र हैं उनसे, और एशिया के चक्र क्षेत्र के बारे में ये हमें जानकारी देते हैं। फिर हेलेनिक संस्कृति जो ग्रीक और यूनानी की थी, वे विश्व के प्रथम मानचित्रकार थे। एनेजिमेंडर ने पहली बार जो ज्ञात विश्व का मानचित्र बनाया था। और रोमन साम्राज्य, इसमें टॉलेमी स्ट्रेबो ने भौगोलिक ज्ञान का विकास किया, और टॉलेमी ने मानचित्र निर्माण में मुख्य योगदान दिया। तो ये हमें नॉलेज इनका मिलता है। अब हम है इससे बाद में स्वरूप है वो देख लेते हैं, किस तरह से हमारा जो मध्य युगीन और प्राचीन युगीन जो ज्योग्राफी था उसका स्वरूप किस तरह से था। और फिर उसके बाद में हमें होमर से चालू करते हैं, पहले यूनानी विद्वान से, ठीक है। और जितने भी हमारे 13-14 यूनानी विद्वान हैं, उन सारे विद्वानों को हम आज ही कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो प्राचीन और मध्य युगीन जो भौगोलिक ज्ञान है उसका स्वरूप किस तरह से था। तो भूगोल के नामकरण और उसको प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय किसे जाता है, यूनान को जाता है। तो यूनानियों ने क्या परिभाषा दी भूगोल की, भू यानी और गोल, ये दी, या जियो प्लस ग्राफी, ये दी, कौन सी दी है, ऊपर वाली दी। यूनानी हिंदी में पढ़ते थे है, नहीं पढ़ते थे ना, तो फिर ऊपर वाली कैसे दी, नीचे वाली दी होगी। जियो यानी पृथ्वी, ग्राफ यानी वर्णन करना। तो इसमें इन्होंने क्या दिया, पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन करना, ठीक है, ये चीज इन्होंने दी। अगर ऊपर वाले से चलोगे भू प्लस गोल यानी पृथ्वी गोल, और वह चीज जो गोल है वो पृथ्वी कहलाती है ना, हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा, नहीं होगा ना। तो ये नीचे वाली जो परिभाषा जियो प्लस ग्राफिया है ना, पृथ्वी का जो अध्ययन है वो इसमें होता है। अब पृथ्वी का अध्ययन जब यूनानी कर रहे थे, तो यूनानियों ने मानव को बिल्कुल भी स्थान नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था, क्योंकि भूगोल में वो 3 विचारधाराएं तो मैंने समझा ही दी ना आप सभी को, कौन सी, संभववाद, नियतिवाद और निश्चयवाद, बताया नहीं है, नवनिश्चयवाद बता दिया ना। तो भूगोल में जब हम 3 विचारधाराओं के रूप में इसे बांटते हैं, एक तो कौन सा, नियतिवाद, और दूसरा संभववाद। तो नियतिवाद या निश्चयवाद ये क्या बोलता है, वे पर्यावरण
या पृथ्वी या प्रकृति, वही क्या है, सब कुछ है, उसी के अंडर में है जो भी है, वही करेगा जो करेगा। मानव तो क्या है, यहाँ पे आया है और थोड़े समय बाद चला जाएगा, मानव उसमें प्रभावी नहीं है। ठीक है, तो जब यूनानी विद्वान थे, रोमन विद्वान थे, अरब विद्वान थे, तो भूगोल में या प्रकृति में कैसी विचारधारा चल रही थी, नियतिवाद, है ना, कि मानव क्या है, गौण है, मानव उसमें कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं कर सकता। तो इस विचारधारा की वजह से भूगोल में मानव को गौणी स्थान प्राप्त हुआ, उसको ज्यादा बड़ा स्थान नहीं दिया गया, और ज्यादा बड़ा स्थान ना देने की वजह से हम सिर्फ, या यूनानी सिर्फ नक्षत्रों, तारों, पृथ्वी, पृथ्वी में नदी, तालाब, झीलें, भूकंप, ज्वालामुखी, है ना, डेल्टा, ये जो प्राकृतिक चीजें हैं, इन सभी प्राकृतिक चीजों का अध्ययन करने में व्यस्त रहे। ठीक है, मानव भूगोल का उसमें ज्यादा डेवलपमेंट नहीं देखने को मिला है। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले भूगोल का नामकरण किया और उसे व्यवस्थित किया। 600 से 300 ईसा का इनका जो काल है, वो इनको प्राचीन शास्त्रीय काल या फिर यूनान का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता है 600 से 300 ईसा पूर्व, ईसा पूर्वी आएगा ना, हाँ, 600 से 300 ईसा पूर्व का जो काल है वो प्राचीन शास्त्रीय काल या फिर यूनान का स्वर्ण काल कहलाता। तो यूनानियों ने सबसे ज्यादा इसी समय डेवलपमेंट किया था। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है रोमन और यूनानी भूगोलवेताओं ने भूगोल में अपना योगदान दिया, ये तो देते ही देते। यूनानी विद्वानों ने भूगोल को विकसित करने की 3 क्रियाओं या प्रणालियों का प्रयोग किया। 3 चीजों पर इनका ध्यान था। पहला तो क्या था, हो जो चीजों को, आज यहाँ पे नदी है, वो नदी सीधी सीधी बह रही है, तो क्या विश्व की सारी नदियां सीधी बह रही है? विश्व का तात्पर्य ये था वहां पर, कौन सा विश्व, जो उनकी नजर में विश्व था, जिनको वो जानते थे। ठीक है, पूरा नहीं तो एशिया जानते थे, पूरा नहीं अफ्रीका जानते थे, यूरोप जरूर वो पूरा जानते थे। ठीक है, या भूमध्य सागर के आसपास वाला क्षेत्र, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करनी है, खोज करनी है, चीजों को जानना है, चीजों के बारे में जानेंगे तभी उसमें डेवलपमेंट कर पाएंगे। ठीक है, फिर उनका मानचित्र बनाओ। एक बार तो चलो एक जना चला गया वहां पर, दोबारा मुझे जाना हो तो, या किसी और को जाना हो तो, आज की जैसे थोड़ी है फोटोग्राफी करके लिया है या वीडियो या विलोद बना रहे, है ना, हम यहाँ से निकले, एयरपोर्ट पे गए, फिर लेह पर गए, फिर पेन ले गए और फिर वापस आ गए, पूरा विलोद बनाते बनाते, ऐसा थोड़ी था, नहीं था। तो पहले तो ज्यादा से ज्यादा हमें अन्वेषण करने, फिर उन अन्वेषणों से हमें क्या बनाने हैं, मानचित्र बनाने हैं, और उन मानचित्रों से और अन्वेषण की परिकल्पनाएं भी हमें देनी है। परिकल्पनाएं तो पढ़ाई है ना रिसर्च में, हाइपोथेसिस, है ना, क्या होता है परिकल्पनाएं देना, ये नदी सीधी बह रही है तो सीधी क्यों बह रही है, इसके बारे में परिकल्पना देना, उसको सिद्ध करना। ये नदी टेढ़ी बह रही है, ये नदी घुमावदार है, ये नदी डेल्टा बना रही है, ये एस्चुरी बना रही है, इस नदी का पानी सफेद है, इस नदी का पानी थोड़ा पीला है, ये नीला है, लाल है, पानी में अंतर है, इस नदी के पानी में अवसाद ज्यादा है, इसमें नहीं। ये तो सिर्फ मैं नदी नदी के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो इस ऐसी परिकल्पनाएं देना और उनके बारे में जानना, जब आप परिकल्पनाएं दोगे और उनको सिद्ध करने के लिए क्या देते हो, प्रमाण देते हो, तभी तो सिद्धांतों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये चीजें करना। ठीक है, इन तीनों से बाद में इनके जो कार्य क्षेत्र थे वो कौन से थे, है ना, इन तीनों के आधार पे तो हमें कार्य करना था। 3 क्रियाएं ये करते थे। ठीक है, भूगोल को विकसित करने के लिए, अन्वेषण, मानचित्र और परिकल्पना। लेकिन इनके कार्य क्षेत्र कौन से थे, तो इनके कार्य क्षेत्र थे भू आकृति विज्ञान, है ना, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, खगोल और गणितीय भूगोल, बस, है ना, यही इनका कार्य क्षेत्र था। इसमें कोई मानव भूगोल का कोई सा भी आ रहेगा, उद्योग तो डेवलप ही नहीं हुए थे वहां पे,
हम बोले आज के समय का जो इंडस्ट्री है और उस समय की जो इंडस्ट्री थी, एक भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है सूती वस्त्र उद्योग के अलावा जो उस समय डेवलप थी, आज वो डेवलप हो उसी अवस्था में। सूती वस्त्र उद्योग भी नहीं है, चलो पर वो तो हम चला लेते हैं, है ना, वरना कोई सी भी इंडस्ट्री उस समय की और आज की सेम नहीं है ना। तो औद्योगिक भूगोल ये सारा तो उन्होंने दिया ही नहीं, उस पर काम भी नहीं हुआ। इनके जो प्रमुख केंद्र थे जहां पे इन्होंने अध्ययन किया, तो यूनानी विद्वान जहां पर भी आ जाए ना, और पूछा जाता है बहुत बार, इरिटाइस्थनीज ने अध्ययन किया, थेल्स ने अध्ययन किया, है ना, तो वहां पे मिलेट्स, है ना, और जो जी यन सागर, जिसे काला सागर भी बोलते हैं, ज्यादातर ये ज्योग्राफी के प्रयोग है काला सागर के आसपास करने जाते थे, है ना, और इनकी लाइब्रेरी कहाँ पे थी, मिलेट्स में। बैठकर यहाँ पे ही तो मानचित्रकार थे, नक्शे बनाते थे, और यहाँ पे ही क्या करते थे, नोट्स वगैरह इनसे सारे रहते थे। सर्वप्रथम यूनानियों ने ही रेखा जाल के आधार पर विश्व मानचित्र का निर्माण किया। रेखा जाल यानी अक्षांशों और देशांतरों का। हालांकि पूर्ण रूप से इन्होंने ऐसा नहीं बताया कि 180 अक्षांश बांट दिए या 360 देशांतर बांट दिए, ऐसा नहीं था, लेकिन ये था कि इन्होंने 7 अक्षांश और 3 देशांतर, 3 अक्षांश और 7 देशांतर इन्होंने बताए थे। यूनानियों ने ही सर्वप्रथम पृथ्वी को उष्ण समशीतोष्ण कटिबंधों में विभाजित किया था, यानी गर्म कटिबंध है, समशीतोष्ण कटिबंध है, शीत कटिबंध है, इस आधार पर इन्होंने सबसे पहले यूनानियों ने बांटा, जो 3 अक्षांश दिए और उन 3 अक्षांशों के आधार पर ही इन्होंने कटिबंधों में बांटा था। अक्षांश ये करते हैं ना, पढ़ा दिया ना पूरा प्रैक्टिकल, है ना, तो अक्षांश क्या करते हैं, है कटिबंधों का निर्धारण करते। हाँ ठीक है। हाँ तो राघवेंद्र, अक्षांश द्वारा कौन सी चीज का पता चलता है, जलवायु कटिबंधों का, जलवायु विशेषताओं का हमें पता चलता है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं अपन। यूनानी भूगोलवेताओं ने भूगोल के निम्नलिखित क्षेत्रों में, ये तो हमने देख लिया, गणितीय भूगोल, भौतिक भूगोल, प्राचीन, ये नहीं है, मानव भूगोल वाला नहीं है इसमें, है ना। नेक्स्ट आ जाओ, होमर, प्रमुख यूनानी भूगोलवेता, नौ उन्नीस 9वीं शताब्दी में, 1920, है ना, ईसा मसीह से भी 900 साल पहले कौन से विद्वान हो गए थे, होमर, और इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी थी, यहीं से क्वेश्चन आता था, कौन सा, इलियाड और ओडेसी, 2 पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं, ठीक है। यूनान से प्रथम लोकप्रिय पद कवि, गद और पद होते हैं ना हिंदी में, ठीक है, तो पद वाले कवि हैं। और मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था ज्योग्राफी जो डेवलप हुई थी वो कैसे हुई थी, कविताओं के माध्यम से हुई थी, है ना। तो 900 साल पहले ईसा मसीह से भी तो कोई ज्योग्राफी नहीं थी, पर कविताओं के माध्यम से इन्होंने अपने आसपास के भौगोलिक वातावरण को बताने का प्रयास किया है ना। तो तब इन्होंने प्रयास किया, तो प्रथम पद कवि थे ये लोकप्रिय। होमर पृथ्वी को वृत्ताकार तस्तरी मानते थे, है ना, प्लेट ही मानते थे, तस्तरी मानते थे, जो एक महासागरीय नदी से घिरा हुआ है, यानी ये तो हमारी प्लेट है और इससे चारों ओर क्या है, ये एक नदी है महासागरीय। तो ये कौन सा स्वरूप बन गया, कार्बोनिफेरस से पहले वेदनर ने जो बनाया था, पेंजिया और पैंथलासा वाला स्वरूप बन गया, ठीक है। तो वृत्ताकार तस्तरी से मानते थे। आकाश वायुमंडल को ठोस नतोदार ढाल को स्वर्गीय महराब समझते थे, ठीक है। तो आकाश क्या था, स्वर्ग है, और वो ठोस पिलर पे खड़ा हुआ है, तो ये तो हमारा क्या है, स्थल, इस स्थल से चारों ओर ये तो क्या हो गया, नदी, और इस नदी से यहां पर
हमारे क्या खड़े हैं, पिलर, और इन पिलर्स पर आकाश है वो हमारा खड़ा है, और वो आकाश ही क्या है, हमारा स्वर्ग। ठीक है, लंबे लंबे खंभों पर टिका हुआ है। ठीक है, होमर यूरोप और एशिया के बारे में जानते थे, अफ्रीका के बारे में इन्होंने ज्यादा जानकारी नहीं थी। ठीक है, यूरोप और एशिया के बारे में इनके जो ग्रंथ है वो कौन से हैं, इलियड और ओडिसी। ये आपको ध्यान में रखना है, ये पूछे जाते थे। होमर यूनानी थे, सबसे पहले थे। ठीक है, उन 920 है ना, होमर यूनानी थे, सबसे पहले थे, और ये पृथ्वी को तस्तरी के रूप में मानते थे। आकाश है वो आपका स्वर्ग है जो खंभों पर टिका हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ इनकी जो दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिनसे बहुत बार प्रश्न आता है, वो कौन सी है, इलियड और ओडिसी। ठीक है, और इन्होंने हाजन युद्ध का भी वर्णन किया है। ठीक है, ये क्या है, सन गलत है। ठीक है, होमर के अनुसार 4 दिशाओं से आने वाली पवने हैं। ठीक है, 4 दिशाओं से पवने आती हैं, वो तो अपने को पता है, दिशाएं 4 होती है, 4 दिशाओं से पवने आती हैं। और वो कौन सी है, उत्तर दिशा से बोरस बोरेस जो कैसी है, ठंडी पवन है। दक्षिण से नॉर्थ जो कैसी है, उष्ण पवन है। पूर्व से ह्यूरिस जो कैसी है, शांत पवन है। पश्चिम से जेफ्रेस जो कैसी है, तूफानी पवन। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं, हो जाएगा याद। एक बार फिर से देख लेते हैं। उत्तर दिशा से कौन है, गोलार्ध है, शीत गोलार्ध है, तो वहां से ठंडी पवन आएगी, और ठंडी पवन कौन सी है, बोरेस। दक्षिण से उष्ण पवन आएगी, दक्षिण 0 डिग्री से गर्मी पवन आएगी, नॉर्थ। पूर्व से शांत पवन आएगी, और वो कैसी है, ह्यूरिस। और पश्चिम से तूफानी पवन आएगी, वो कौन सी है, जेफ्रेस। ठीक है, तो ये इन्होंने पवने दी थी। होमर यूनानी पद कवि पृथ्वी को वृत्ताकार तस्तरी मानते थे, और जो स्वर्ग है वो आकाश है वो खंभों पे टिका हुआ है। उसके साथ साथ इन्होंने इलियड ओडिसी जो ग्रंथ है वो दिए हैं। उसके साथ साथ इन्होंने 4 पवने बताई है, बोरेस, नॉर्स, ह्यूरिस और जेफ्रेस, ये पवने इन्होंने बताई। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं हम थेल्स पर। कौन सा है विद्वान, थेल्स। तो यहां तक आ रहे हैं समझ में सब, कौन कौन है लाइव। चलिए, कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। हाँ सर, चलिए। चलिए धनंजय, धन्यवाद। राघवेंद्र, चलो। थेल्स 640 से 546 बीसी, यानी ईसा मसीह से पहले, जन्म से पहले। इनका जन्म कहाँ हुआ, एजियन सागर से पूर्वी तट स्थित एक नगर है मिलेट्स। अभी बता दिया था मैंने, यही आएगा यूनानियों में, यही इनकी राजधानी, शिक्षा की नगरी, यही समझ लो, यहीं पे इन्होंने सारा काम किया है। तो मिलेट्स का निवासी था, एक क्वेश्चन आता है बहुत बार, थेल्स। थेल्स ना हो तो एनेक्जिमेंडर। ठीक है, इन दोनों में से एक ऑप्शन में जरूर आता है। ठीक है, तो एक ये ध्यान रख लेना, मिलेट्स से निवासी थे कौन, थेल्स, है ना। यूनान का गणितज्ञ इन्हें कहा जाता है। ठीक है, प्रथम विद्वान जिन्होंने पृथ्वी को नापने और पृथ्वी के तल पर स्थानों को अंकित करने का प्रयास किया। जो थेल्स थे वो गणितीय भूगोल में रुचि रखते थे, और गणितीय भूगोल में रुचि का उस समय ये मतलब था, ऐसा नहीं है कि हम गणितीय भूगोल में रुचि रख रहे हैं तो कृषि क्षेत्रों में कृषि विभेदीकरण माप रहे हैं, है ना, या कितने प्रतिशत वर्षा संभाव्यता है ये माप रहे हैं, नहीं। उस समय गणितीय भूगोल का मतलब था पृथ्वी की परिधि, पृथ्वी का व्यास, पृथ्वी की गोलाई कितनी है, ये सारी चीजें मापना। तो पृथ्वी को मापने का, पृथ्वी की परिधि मापने का प्रयास है वो थेल्स, वो सबसे पहले
करते हैं, हालांकि वो इसमें सफल नहीं होते हैं और इनके जो अनुमान है वो भी क्या है, सही नहीं होते हैं। पृथ्वी से तल पर स्थानों को इंगित करते हैं, यानी मानचित्र बनाने का भी प्रयास करते हैं। ठीक है, पृथ्वी को पानी पर तैरती हुई तस्तरी के रूप में माना। जब अगर आप पृथ्वी को जो कि गोल है उसको पानी पर तैरती हुई तस्तरी मानोगे और फिर इसको इससे लंबाई ज्ञात करोगे तो सही आएगी क्या? नहीं आएगी ना। चाहे आपको ये पता है या नहीं है कि पृथ्वी कितनी बड़ी है, लेकिन ये तो पता है पृथ्वी गोल है, तो आप एक अंदाजे तक पहुंच सकते हैं। लेकिन गोल चीज को आप समतल मानते और फिर उसको मापोगे तो आप अंदाजे तक नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। तो ये भी क्या है, पृथ्वी को चपटी ही मानते थे। गणितीय भूगोल में योगदान है, महत्वपूर्ण है, लेकिन ये भी क्या मानते थे, चपटी मानते थे। और इन्हें क्योंकि इन्होंने पृथ्वी पृथ्वी को मापने का प्रयास किया और ये सारी चीजें स्टार्ट करी, इस वजह से इन्हें गणितीय भूगोल का पिता कहा जाता है। ज्योग्राफी में जो गणितीय चीजें इन्होंने लाई, इस वजह से इन्हें गणितीय भूगोल का पिता कहा जाता है। तो फादर ऑफ मैथमेटिकल ज्योग्राफी, है ना, तो वो कौन है, थेल्स। ठीक है, इन्होंने ज्यामिति की अनेक प्रमेयों की रचना की। ज्यामिति के आधार पर प्रमेय पढ़े हो ना 10th क्लास में, है ना, तो वो वाली RHS बराबर LHS, तो बहुत सारी जो प्रमेय है उसमें त्रिभुज वाली ये किसने दी थी, थेल्स ने। आयोनियन दर्शन संस्था की स्थापना के कारण आयोनियन दर्शन का पिता भी इन्हें कहा जाता है। आयोनियन एक स्थान का नाम है, उस स्थान के नाम के आधार पर। और समस्त पृथ्वी को 5 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। 3 में तो किसने दिया था, इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, ओमर ने। और इन्होंने किसमें दिया है, 5 में। ठीक है, और मिश्र और नील का अध्ययन किया था, और इन्हें गणितीय भूगोल का पिता कहा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। कौन है हमारे, एनएजीमेंडर। ठीक है, तो थेल्स हो गया, होमर हो गया। अब हमारे कौन से आते हैं नेक्स्ट, एनएजीमेंडर। एनएजीमेंडर का जन्म वही मिलेट्स नगर में हुआ, एजियन सागर के पास, और एजियन सागर और तुर्की के पास में, तो वो एक ही बात है। यूनान से प्रसिद्ध दार्शनिक और टोहस का ये शिष्य थे। बेबीलोन से एक यंत्र, हाँ थेल्स होगा ना, थेल्स से ही शिष्य थे ना। बेबीलोन से यंत्र जिसका नाम क्या है, नोमन। सूर्य घड़ी जिसे हम बोलते हैं, उसका आविष्कार इन्होंने किया था। ठीक है, और तो आविष्कार किया जिससे देशांतर निर्धारित किए जा सकते। तो देशांतरों के निर्धारण के लिए इन्होंने कौन से यंत्र का आविष्कार किया, नोमोन। नोमोन जो यंत्र है वो किस चीज का निर्धारण करता है, देशांतरों का। और देशांतरों के निर्धारण के लिए नोमोन यंत्र का आविष्कार किया, जिसे हम सूर्य घड़ी भी कहते हैं। और ये आविष्कार किसने किया, एनएजीमेंडर ने। और एनएजीमेंडर कहाँ के निवासी थे, मिलेट्स के निवासी थे। ठीक है, प्रथम व्यक्ति जिसने मापक के आधार पर विश्व का प्रथम मानचित्र बनाया, जो मापक हम बोलते हैं ना, मापनी। ठीक है, 1 बराबर 5000, 50,000, याद तो है या भूल गए सारे, याद है, चलिए तो टेस्ट ले लेंगे अपन। ठीक है, क्योंकि अब जब अपन ये पढ़ेंगे थॉट, तो उसमें सारी चीजें आ जाएंगी जितनी भी अपने पढ़ी है ना। तो मापनी के आधार पर पहली बार पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मानचित्र बनाया, कौन थे, एनएजीमेंडर। और इन्होंने ही पहली बार वैज्ञानिक रूप से अक्षांश और देशांतर निर्धारित करने का प्रयास किया, और उसके लिए यंत्र कौन सा बनाया, नोमोन, जो देशांतर दर्शाता है। ठीक है, तो प्रथम व्यक्ति थे जिसने मापक के आधार पर विश्व का प्रथम मानचित्र बनाया, और विश्व भी कौन सा, ज्ञात विश्व का, ऐसा नहीं पूरे विश्व का ही बना दिया। थेल्स के साथ साथ गणितीय भूगोल का संस्थापक कहलाए। ठीक है, प्रमुख कार्य क्या करें, विश्व मानचित्र का निर्माण, विश्व कौन सा, जो उनको पता था,
जीवोत्पत्ति का सिद्धांत दिया, है ना, कि जल से उत्पत्ति हुई जीव की। फिर उन्होंने नोमोन का आविष्कार किया और उसका उपयोग किया, जिसे सूर्य घड़ी या धूप घड़ी भी हम कहते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताया, और ब्रह्मांड उत्पत्ति, ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी, वायुमंडल, इन सब के बारे में इन्होंने अपने विचार दिए एनाक्सिमेंडर। तो ये एनाक्सिमेंडर का था, फिर से देख लेना, है ना, शॉर्ट में एक बार जल्दी जल्दी। एनाक्सिमेंडर 600 से लेकर 546, मिलेट्स निवासी, यूनान से थे, थेल्स के शिष्य थे, नोमोन का आविष्कार किया, जिसे सूर्य घड़ी भी कहते हैं, और नोमोन है वो देशांतर को निर्धारित करती है। प्रथम व्यक्ति थे जिसने विश्व मानचित्र बनाया मापक के आधार पर, है ना, मापनी के आधार पर, और गणितीय भूगोल के संस्थापक कहलाते हैं। पिता नहीं है, संस्थापक है, ठीक है। विश्व मानचित्र निर्माण, जीवोत्पत्ति सिद्धांत, नोमोन का आविष्कार, पृथ्वी उत्पत्ति से ब्रह्मांड उत्पत्ति, नक्षत्र, वायुमंडल, इन सब पर इन्होंने कार्य किए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पाइथागोरस सुना हुआ है नाम? पाइथागोरस प्रमेय, है ना, तो ये कौन थे? आयोनियन विद्वान थे। और अभी सुना था ना आयोनियन विद्वान कौन से थे? जिसको थेल्स ने संस्था बनाई थी, आयोनियन दार्शनिक संस्थान, उस संस्था से जुड़े हुए थे। तो थेल्स के विचारों का निश्चित रूप से पाइथागोरस पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? निश्चित रूप से इन पर प्रभाव पड़ेगा। दार्शनिक भी थे और गणितज्ञ भी थे। पाइथागोरियन संस्था और पाइथागोरस प्रमेय का इन्होंने विश्वास किया। पृथ्वी को गोलाकार और अस्थिर बताया। सबसे पहले पृथ्वी को गोलाकार बताया, और ये भी बताया कि पृथ्वी सेंटर में नहीं है। इनसे पहले क्या मानते थे कि पृथ्वी चपटी है और विश्व के सेंटर में है और स्थिर है। अपने को तो लगता ही नहीं ना पृथ्वी इतनी तेजी से घूम रही है, लगता है क्या? नहीं लगता। लेकिन पहली बार ये बोलते हैं कि पृथ्वी क्या है? गोल है और अस्थिर है, यानी वो स्थिर अवस्था में नहीं है, वो घूम रही है। स्पीड इन्हें नहीं पता कितनी है ना, लेकिन ये पता है कि वो अस्थिर है, ठीक है। पृथ्वी को उष्ण, शीतोष्ण और शीत कटिबंधों में बांटा, और सर्वप्रथम पृथ्वी को गोल बताया। सबसे पहले पृथ्वी को गोल बताने वाले कौन थे? पाइथागोरस। ये ऑप्शन में नहीं हो तो अभी इससे बाद में आएंगे वो कर देना, है ना, वो तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। 4 ऑप्शन हो और पाइथागोरस ही उसमें ना हो तो कहां से लगाओगे फिर टिक, है ना। तो ऐसा भी हुआ है और होता है एग्जाम में, है ना। पृथ्वी को गोल बताया सबसे पहले, तो उन 4 में सबसे पहले किसने बताया ये पूछ रहा है आपसे, है ना। जब सबसे पहले बताने वाला ना हो तो ये चीज आप ध्यान में रखना। थोट से बहुत सारे प्रश्नों में ये गड़बड़ हो जाती है दोस्तों से, तो यार पाइथागोरस तो था ही नहीं, है ना। तब तब उससे बाद वाला जब इन्होंने बता दिया तो बाद में आने वाले लगभग सारे ही गोल ही बताएंगे, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय दिए इन्होंने। इतनी प्रमेय जो हम बचपन में ही पढ़ लेते हैं 10वीं में ही, है ना, तो आज तक चली आ रही है। तो इनके विचार है वो महत्वपूर्ण विचार माने जाते हैं। तो पाइथागोरस थे, आयोनियन विद्वान थे, यानी थेल्स से प्रभावित थे, दार्शनिक गणितज्ञ। पाइथागोरस प्रमेय इन्होंने दी, पृथ्वी को गोलाकार भी माना और अस्थिर भी माना। साथ में इन्होंने उष्ण, शीतोष्ण और शीत कटिबंधों के बारे में बताया, और पृथ्वी को गोल सबसे पहले बताया। फिर आ जाते हैं हेक्सेटियस, भूगोल का, तो भूगोल का पिता किसे कहते हैं? हेक्सेटियस, तो फादर ऑफ ज्योग्राफी हेक्सेटियस। मिलेट्स निवासी, सारे वहीं से आ रहे ना, सारे वहीं से आएंगे। अग्रणीय भूगोलवेता है ना, पायोनियर, तो पायोनियर ऑफ ज्योग्राफी हेक्सेटियस, ठीक है। पायोनियर ऑफ ज्योग्राफी भी कौन हो जाएंगे? हेक्सेटियस। प्रमुख योगदान राजनीतिक भूगोल में इन्होंने दिया। यूनानी गद्य का प्रथम लेखन किया, ठीक है। किसका किया? यूनानी गद्य। गद्य जानते हो, एक तो पद और एक गद्य, ठीक है। तो पद वाले में तो कौन थे? होमर, और गद्य वाले में कौन है? हेक्सेटियस।
प्रमुख ग्रंथ इनसे कौन कौन से हैं, ये पूछे जाते हैं कहां से, मोस्ट है ऐसे समझ लो। अगर पुराने विद्वानों में तो इलियड और ओडिसी से आता है, नहीं तो फिर इनसे आता है। ठीक है, जेस प्रादेशिक भूगोल का प्रथम ग्रंथ है, जेस, है ना। दूसरा कौन सा है, पेरियोडस। विद्वान वही बच्चे क्या करते हैं, जेस पेरियोडस, एक ही नाम, एक नहीं है, अलग अलग दो किताबें, है ना। एक तो कौन सा है, जेस, और दूसरा कौन सा है, पेरियोडस, पृथ्वी का वर्णन, है ना। इससे अलग अलग सन इन्होंने निकाले। और एशिया पेरीप्लस, जिसमें इन्होंने एशिया पे सर्वेक्षण जो कार्य किए उनको लिखा है। तो तीन ग्रंथ है, एक तो कौन सा है, जेस, दूसरा कौन सा है, पेरियोडस। पेरियोडस में पृथ्वी का वर्णन ये करते हैं, ठीक है, अलग अलग खंड इन्होंने निकालते हैं। और एक कौन सा है आपका, पेरीप्लस, ठीक है। तो तीन किताबें इनकी आती है। फिर आते हैं विश्व का सर्वप्रथम क्रमबद्ध वर्णन प्रस्तुत इन्होंने किया है, ठीक है। तो कारण इन्होंने भूगोल का पिता कहा जाता है। तो क्रमबद्ध मैंने बता दिया था अभी पहले ही, स्टार्ट जब हम कर रहे थे लेक्चर, तो क्रमबद्ध बताया था, क्या बताया था, हाँ, छोटी चीज है, कोई छोटा सा क्षेत्र है। जैसे हम मान ले पर्वत, तो विश्व के जितने पर्वत हैं वो सारे कैसे बने, वो सारा अध्ययन उसमें आ जाएगा। जैसे फसल मान ली, तो विश्व में कौन कौन से क्षेत्रों में वो फसल हो रही है, कैसी हो रही है, ये सारा तो वो क्रमबद्ध अध्ययन इन्होंने किया था। कैस्पियन सागर और हर्केनियस के नाम, हाँ, हर्केनियस के नाम से जाना जाता था इनके समय में, है ना। पृथ्वी के वृत्ताकार तल मानता था, जिससे केंद्र में कौन था, यूनान। यानी ये भी पृथ्वी को क्या मानते थे, गोली मानते थे या चपटी मानते थे, गोली मानते, वृत्ताकार है ना, तल वृत्ताकार तल है, और उसके केंद्र में पर इन्होंने क्या मान लिया, यूनान को मान लिया। अब वो तो आदत पड़ी हुई है ना, अपन भी ऐसे सोचते हैं ये दुनिया बस इतनी है ना, और अपनी सेंटर में सारी चीजें हो रही है, तो वो मुझे ही परेशान करने के लिए हो रही है ना। ये सबसे बड़ी जो मानव भी है, वो क्या रहता है कि इस दुनिया में अगर कुछ भी हो रहा है ना, तो वो मेरे को ही परेशान करने के लिए हो रहा है ना। ऐसा है क्या, ऐसा नहीं होता है ना। और एक प्रवृत्ति हमारे अंदर पाई जाती है। तो सब यही मानते हैं कि हम जहाँ पे रह रहे हैं, मेरा वहां भी सेंटर में है। फिर दिल्ली जाके पता चलता है मेरे जितने गांव में या जनसंख्या है, उतनी तो यार यहाँ पे एथ प्लेट में रह रही है ना, या एथ सोसाइटी में उतनी पॉपुलेशन है। तो ये वृत्ताकार मानते थे, और क्योंकि यूनान से थे, तो यूनान को पृथ्वी के सेंटर में इन्होंने माना था, ठीक है। नील नदी का स्रोत इन्होंने क्या बताया, दक्षिण महासागर बताया। अब नील नदी है, वो पूरे, आपको पता है विक्टोरिया झील से आती है, मध्य अफ्रीका से, है ना, वहां से। तो वहां तक तो ये जानते ही नहीं थे कोई, ये तो ये मानते थे ये मिस्र है, मिस्र के बाद में रेगिस्तान है, और रेगिस्तान समाप्त होने के बाद में क्या है, सागर है, और उस सागर से आ रही है झील, क्योंकि रेगिस्तान से तो नदी आ नहीं सकती, तो उस सागर से नदी आ रही है। ये क्या मानते थे, ऐसे ही है ना अफ्रीका, ऐसे कुछ ज्यादा अच्छा तो नहीं आता, है ना। ये नील नदी आ रही है यहाँ पे विक्टोरिया झील से, यहाँ पे कौन स्थित है, मिस्र। इस मिस्र के बाद में आ जाता है कौन सा आपका, मरुस्थल, सारा मरुस्थल, और यहां से नील नदी आ रही है। अब यहाँ पे बैठा बैठा ये बोल रहा है कि ये तो मरुस्थल है, इसको तो हम पार नहीं कर नहीं सकते, है ना, ये तो लास्ट है, ठीक, तो विश्व का एंड हो जाता है। और मरुस्थल के चारों ओर कौन है, सागर है। तो ये दक्षिण वाला जो सागर है, उस सागर से ये नदी आ रही है ना। अब सागर से भी कोई नदी आती है क्या, सागर तो कैसा है, नमकीन होता है, वो तो सारा पानी होता है। लेकिन आप सोचो, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, है ना, तो ये सारे
काला सागर, तो ये इनके लिए तो पृथ्वी इतनी सी थी ना, और उसमें जो जलराशियां जो झीलें थी उनको इन्होंने सागर नाम दे रखा था। चलो भूमध्य सागर तो भूमध्य सागर जितना लगता भी है, अरल सागर थोड़ी, अरल सागर वो तो एक झील जैसी है ना, कैस्पियन सागर है ना, काला सागर, तो ये इन्होंने सागर नाम दे रखे थे क्योंकि इनके लिए तो यही बड़ी सबसे बड़ी जलराशियां थी। समझ रहे हो बात को? तो इस तरह से इन्होंने दक्षिण महासागर, अब उन सागरों में मीठा पानी है तो पीछे भी सागर है, महासागर है, और उसमें कैसा पानी है? मीठा पानी है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पे चलती थी। पृथ्वी को दो भागों में बांटा है, उत्तरी यूरोप, दक्षिण अफ्रीका और एशिया। तो ये दोनों तो एक है और एशिया अपना अलग है। फिर आ जाते हैं हमारे पास हेरोडोटस। ये नाम तो सुने हुए ना सबको, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हेक्सेटियस है ना, भूगोल का पिता, इसे हम मिलेश निवासी है, पायनियर ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का अग्रणीय भूगोलवेत्ता, वो कौन है? हिसेटियस। राजनीतिक भूगोल में भी इन्होंने योगदान दिया। यूनानी गद्य से पहले लेखक थे। इसके अलावा प्रमुख ग्रंथ जेस है प्रादेशिक भूगोल का, पेरियोडस है और पेरिप्लस है। फिर इसके अलावा इन्होंने क्रमबद्ध वर्णन दिया पृथ्वी का, इसीलिए इन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि हिसेटियस भूगोल का पिता है, क्यों, वाई? फिर नीचे चार ऑप्शन आ जाएंगे। इन्होंने भौतिक भूगोल में योगदान दिया, इन्होंने पृथ्वी का क्रमबद्ध अध्ययन दिया, है ना, कौन सा आ जाएगा? क्रमबद्ध अध्ययन दिया, ठीक है। फिर आ जाएगा कैस्पियन सागर को हर्सेनियस सागर कहते थे, पृथ्वी से वृत्ताकार तल माना और उसके सेंटर में कौन माना? यूनान। नील नदी का स्रोत दक्षिण महासागर, और पृथ्वी को दो भागों में बांटा, उत्तरी यूरोप, दक्षिण अफ्रीका और एशिया। अब आ जाते हैं इसके बाद में हेरोडोटस, और ये पृथ्वी को कितने भागों में बांटते हैं? तीन भागों में। कौन सा? चलो, तो यूरोप, लीबिया और एशिया। सर्वप्रथम बताया एशिया अफ्रीका से लाल सागर द्वारा पृथक है, वरना हम तो इसको जोड़े हुए रखते थे, ठीक है। इससे अलग है, लाल सागर द्वारा अलग है। उन्होंने बताया कि पृथ्वी पर तीन महाद्वीप है, एशिया, लीबिया जिसे अफ्रीका और यूरोप। तो पहली बार तीन महाद्वीपों की बात किसने की? हेरोडोटस ने। कितने महाद्वीप है? तीन। और अभी वर्तमान में कितने हैं? सात। तो चार महाद्वीप तो इनकी नजर में ही नहीं थे, ठीक है। उससे अलावा इनके लिए तो दुनिया बहुत वास्तव में छोटी सी थी, और इसके बारे में ये सब कुछ जानते थे। हेरोडोटस ने क्या बताया कि एशिया है वो अफ्रीका से लाल सागर से अलग होता है, और उसके बाद में विश्व में तीन महाद्वीप है, और वो कौन से हैं? एशिया, लीबिया और यूरोप। इन्होंने मानवीय कार्य को समझने के लिए घटना और वातावरण के संबंधों को महत्वपूर्ण माना, कि मानव का जो कार्य है वो किस तरह से प्रभावित होता है। उसमें घटना तो है ही है, मानव कौन सी घटना करेगा, परंतु वहां का वातावरण, उन दोनों में किस तरह का संबंध है, ये महत्वपूर्ण है। जैसे मकान बनाना, घर बनाना, ये तो हम सब चाहते हैं कि अपना एक घर हो, सुंदर सा हो, अच्छा सा हो, जिसमें अपन रहे, है ना। और जो भी आपके शौक हैं वो आप सारे पूरे करो। जैसे किसी का शौक है मुझे मूवी देखनी है तो बड़ा सा थिएटर बनाऊंगा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा पैसे बनाऊंगा। किसी को पीने का भी शौक होता है, कोई को मेरे घर में मैं बार बनाऊंगा बढ़िया सा, है ना। और किसी को क्या होता है, स्विमिंग का खेल होता है, शौक होता है, तो वो स्विमिंग पूल बना लेता है। किसी को बैडमिंटन खेलना आता है, बैडमिंटन कोर्ट बना लेता है। तो ये मेरी प्रवृत्ति है, लेकिन वो मकान में कौन से क्षेत्र में बना रहा हूं? अगर मैं मैदानी क्षेत्रों में बना रहा हूं तो मेरे मकान या मेरे घर बनाने की जो टेक्निक्स है, वो उनकी प्रवृत्तियां वो अलग होगी। अगर मैं पहाड़ी क्षेत्रों में बना रहा हूं जहां पे बर्फबारी होती है, वहां पे मेरा जो घर है वो दूसरे तरह से बनेगा। और
जहां पे बर्फबारी नहीं होती है पहाड़ी क्षेत्र में ही, वहां पे मेरा घर है वो दूसरी तरह से बनेगा। अगर मैं नदियों के पड़ोस में बना रहा हूं तो उसमें दूसरी टेक्नोलॉजी बनेगी। तो ये तो एक मेरे रहने का प्राथमिक निवास है, जिस पर भी वातावरण का कितना प्रभाव है। अगर बर्फबारी वाले क्षेत्र में बना रहा हूं तो ऐसी रूफ होगी, है ना, और मैदानी क्षेत्रों में ऐसी होगी समतल। तो मैं इसके ऊपर एक से एक भी बना सकता हूँ, और पहाड़ी क्षेत्रों में थोड़ा मुश्किल है ना। तो ये सारी चीजें समस्या, ये किस चीज है, ये घटना ही तो है ना। मैंने घर ऐसा बनाया, ये घटना है। अब मैंने ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि वातावरण से मुझे संबंध स्थापित करना था। मैं शत्रुता थोड़ी चाहता हूँ कि पता हो मैंने चपटी छत बना दी, बर्फबारी हो रही है और बर्फ है वो पूरा आ गई और मैं सो रहा हूँ मेरे ऊपर ही पूरी छत के साथ जय हो जाए, है ना। तो ऐसा तो हम चाहते नहीं है ना, ऐसा हम चाहते नहीं। तो इन्होंने क्या करा कि जो घटनाएं होती है, कोई भी जो घटनाएं हैं, हम कौन सा धर्म अपनाते हैं, उस धर्म में कौन से रीति रिवाज होंगे, वो सारी चीजें वातावरण से प्रभावित होती है। और इसलिए इन्होंने यहीं से वातावरणवाद का प्रारंभ होता है, जो बाद में आपसे नियतिवाद के रूप में बदलता है कि पृथ्वी और जो प्रकृति है वही सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। तो हेरोडोटस ने ही क्या है, वातावरणवाद का आरंभ किया था। ठीक है, वातावरणवाद का आरंभ कौन से विद्वान ने किया था, हेरोडोटस ने किया था। फिर ये नील नदी घूमने जाते हैं एक बार, और यहाँ पे देखते हैं कि डेल्टा बना हुआ है ना। तो उस शब्द का आविष्कार किसने किया था, डेल्टा। डेल्टा शब्द दिया, नील नदी से डेल्टा को उन्होंने क्या दिया, डेल्टा शब्द सबसे पहले किसने दिया, हेरोडोटस ने, और डी आकृति इसकी बताई। सीरिया का इतिहास इन्होंने लिखा, है ना। सीरिया का जो इतिहास है वो लिखने का कार्य भी इन्होंने किया है। हिस्टोरी का इनकी प्रमुख पुस्तक रही है, और इसमें ऐतिहासिक भूगोल में इन्होंने योगदान दिया। डेल्टा शब्द दिया नील नदी के आधार पर। मिस्र को नील नदी की देन बताया, किसने बताया, हेरोडोटस ने बताया। प्रथम विद्वान जिसने विश्व मानचित्र पर याम्योत्तर खींचने का प्रयास किया, कौन से थे, हेरोडोटस थे। याम्योत्तर यानी देशांतर, है ना, देशांतर रेखाएं मानचित्र पर खींचने का जो प्रयास है वो किसने किया, हेरोडोटस ने। लेकिन उसमें सफल कौन हुए, इरेटा स्तनीज। सफल कौन से हुए थे, इरेटा स्तनीज। हेरोडोटस ही, हाँ हेरोडोटस ही है ना। हेरोडोटस प्रथम भूगोलवेता थे जो कैस्पियन सागर को क्या मानते थे, आंतरिक सागर माना। जबकि यूफ्रेटियस उत्तरी सागर की एक भुजा मानते थे इसे, यानी उसी की एक शाखा उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, उत्तरी सागर यानी जो साइबेरिया से उत्तर में है ना, वहां से वो उसका उत्तरी सागर मानते थे। तो जबकि हेरोडोटस ने इसे क्या माना, आंतरिक सागर माना। तापमान व पवन चलने के मध्य सह संबंध किसने बताया, हेरोडोटस ने। तो जहां पे तापमान ज्यादा होता है उस दिशा में पवने जाती है, ये जहां पे तापमान कम होता है वहां पे जाती है। जहां पे टेम्परेचर, बताओ ऑनलाइन वाले बच्चे, दो स्थितियां हैं, टेम्परेचर कम रहेगा और एक जगह टेम्परेचर ज्यादा है। तो ज्यादा से कम की ओर जाएगी या कम से ज्यादा की ओर जाएगी हवाएं, चलिए तो बता रहे हो। तो जहां पे टेम्परेचर कम रहता है, कम रहता है जहां पे क्या होता है, उच्च वायुदाब, और जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां पे निम्न वायुदाब। तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवने जाती है। ठीक है, कम से ज्यादा, सही है। तो यही बात है, हालांकि उसमें वायुदाब वाला
सिस्टम नहीं था, पर तापमान और पवन से मध्य सह संबंध वो स्थापित किसने किया था? हेरोडोटस ने किया था। विश्व को 3 महाद्वीपों में बांटा, यूरोप, एशिया और लीबिया में विभाजित किया था। हेरोडोटस को अग्रणी प्रजाति वैज्ञानिक माना, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम जनजातियों और उनके जीवन का रोचक वर्णन किया था। कौन सी जनजाति है, वो कौन से क्षेत्र में रह रही है, मरुस्थली क्षेत्र में रहने वाली जनजाति है, उस पर वातावरण का कैसा प्रभाव पड़ेगा, ये इन्होंने बताया। शीत क्षेत्र में रहने वाली प्रजाति पर कैसा, घास क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों पर कैसा, तो ये सारी चीजें इन्होंने बताई थी। ठीक है। हेरोडोटस पृथ्वी को चपटी थाली जैसा समतल मानता था। ठीक है। और ये क्या बोलते थे, सारा काम सही दिया इन्होंने, यहाँ पे आके गड़बड़ कर दी, है ना। इतनी सारी चीजें बताई जो हमें नहीं पता थी, है ना। और इतनी सारी चीजें बताने के बाद इनको पता था पहले से कि पृथ्वी को विद्वान लोग मान रहे हैं, पर फिर इन्होंने यहाँ पे चपटी बता, जिसमें सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर चाप की तरह यात्रा करता है। यानी अब इसमें ये और बता दिया कि पृथ्वी स्थिर है, सूर्य ही चल रहा है, यात्रा कौन कर रहा है? सूर्य, है ना। तो सूर्य यात्रा कर रहा है या पृथ्वी? पृथ्वी, है ना। तो पृथ्वी यात्रा कर रही थी। लेकिन हेरोडोटस के बारे में ऐसे मत समझ लेना, इन्होंने सारी चीजें अच्छी अच्छी बताई है, सही सही बताई है, तो पृथ्वी को भी गोल मानते हैं? नहीं मानते हैं ये गोल। ठीक है। एक ही कमी है क्या, पृथ्वी को चपटी मानते हैं और स्थिर मानते हैं। जबकि सूर्य यात्रा कर रहा है, कैसी यात्रा कर रहा है? पूर्व से पश्चिम दिशा में चापनुमा आकृति में सूर्य यात्रा कर रहा है। इन्होंने काला सागर को मोस्ट वंडरफुल सी बताया, यानी ये आपको देखना ही देखना चाहिए, बहुत ही आकर्षक चीज है काला सागर। एशिया अफ्रीका को लाल सागर द्वारा प्रथम बताया। ठीक है। इनके अनुसार किसी राष्ट्र को या किन्हीं लोगों की जीवन शैली को ठीक ढंग से समझने के लिए घटना और वातावरण के पारस्परिक संबंधों पर ध्यान देना चाहिए। ये तो मैंने अभी आपको समझाई, ये जब नियतिवाद था उसमें मैंने अच्छे से समझाया, फिर भी एक बार और समझ लो। और आज ये प्रयास करना, मानव भूगोल का विकास, क्षेत्र, प्रकृति, ये पढ़ाया हुआ है। संभववाद, नियतिवाद और नवनियतिवाद ये भी पढ़ाया हुआ है। तो ये क्लासेस एक बार फिर से आप देख लेना, है ना। तो उससे क्या होगा कि आने वाले जो विद्वान हैं उनमें आपको और भी समझने में आसानी होगी। बाकी अपन रिकैप को करते हुए चलेंगे ही, है ना। तो इसमें यही है, इन्होंने यही बताया कि जैसा वातावरण होगा वैसा स्वभाव होगा, और जैसा स्वभाव होगा वैसा ही क्या होगा, वहां का उस देश की व्यवस्था होगी। जैसे हिंदू धर्म है ना, या कोई जनजातीय धर्म है, या अफ्रीका के धर्म है, तो उनमें अंतर मिलता है। या मैं बोलूं शासन व्यवस्था, अफ्रीका के जो निवासी हैं वो कठिन परिस्थितियों में निवास करते हैं। शीत क्षेत्रों के जो निवासी हैं वो कठिन क्षेत्रों में रहते हैं। ठीक है, कठिन परिस्थितियों में रहते हैं। तो कठिन परिस्थितियों में रहने से क्या होता है, उन्हें एक लीडर की आवश्यकता होती है, क्योंकि हर कोई तो कठिनाइयों का सामना नहीं कर सकता ना। इंसान को अपनी जिंदगी प्यारी होती है, लेकिन उनमें से एक कोई होता है जो जान को हथेली पर रखकर चलता है, और वही उनका लीडर बनता है। और वो लीडर क्या करता है, वो उनके लिए खाने की व्यवस्था करता है, वो उनके लिए बाहर से वस्तुएं लाने की, आवश्यक चीजें लाने की व्यवस्था करता है, तभी तो वो उनका लीडर है। ठीक है। अगर खाना ही नहीं दे पा रहा तो लीडर हटा देते हैं, फिर चेंज, है ना। लेकिन जो भारत जैसा क्षेत्र है वहां पर ऐसी आवश्यकता है क्या? सुगम जलवायु है, सबके पास जमीन है, खेती करो, उगाओ और खाओ, जरूरत ही नहीं है, है ना। तो भारत में प्रारंभ से ही लोकतंत्र विद्यमान है ना। कोई एक बड़े राजा या पूरा भारत एक राजा के अंडर में कभी भी नहीं रहा ना। लेकिन साइबेरिया वाला क्षेत्र हो या अफ्रीका वाले क्षेत्र हो, उनमें क्या है, एक नेता की आवश्यकता उनको रहती है, या मरुस्थलीय क्षेत्र हो,
तो वहां पे लोकतंत्र तो छोड़ो, वहां पे क्या पाया जाता है, तानाशाही, क्योंकि उन्हें तो एक नेता चाहिए अपना, है ना। तो आज भी आप देखोगे ना, वहां पे तानाशाही जैसी व्यवस्था चलती है। तो ये एक अच्छा सा एग्जाम्पल है कि लोग जिस प्रकृति में रहते हैं, जैसी वातावरण में रहते हैं, वैसे उनसे विचार भी हो जाते हैं, ठीक है, और उसी विचार के अनुसार वो कार्य करते हैं। तो ये सारी चीजें इन्होंने समझाने का प्रयास है वो अच्छे से किया है। फिर उसके बाद में आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट विद्वान, जो थोड़ा सा ज्योग्राफी में कम, पॉलिटी में ज्यादा रोचक माने जाते हैं। क्या नाम है इनका, प्लेटो, है ना। प्लेटो यूनानी दार्शनिक, पुस्तक कौन सी इनकी, रिपब्लिक, है ना। भूमि और राज्य के मध्य इन्होंने संबंध बताया, और इन्होंने भू केंद्रीय सिद्धांत पर जोर दिया, और यह माना कि पृथ्वी अंतरिक्ष अंतरिक्ष के सेंटर में स्थित है, वह सभी आकाशीय पिंड पृथ्वी की कल्पना, वो परिकल्पना कर रहे हैं, ठीक है। पृथ्वी से चारों ओर घूम रहे हैं, पृथ्वी क्या है, सेंटर में। लेकिन कोपरनिकस ही तो था जिसने ये बताया था कि पृथ्वी से नहीं, सूर्य के चारों ओर सब घूम रहे हैं, और पृथ्वी भी उनमें से एक है। पाइथागोरस ने अस्थिर बताया था, उसने ये नहीं बताया पृथ्वी किससे घूम रही है, पृथ्वी के सब घूम रहे हैं, या पृथ्वी भी अस्थिर है और पृथ्वी के भी सारे घूम रहे हैं। पर उसने अस्थिर बता दिया था, गोल है और अस्थिर है, पर उसमें एग्जैक्ट चीज है वो आपसे कोपरनिकस ने बताई थी। और विश्व की प्रत्येक वस्तु पूर्णता को प्राप्त करनी चाहती है, और चपटी नहीं, बल्कि पृथ्वी कैसी है, चपटी नहीं है, गोलाकार है। तो ये क्या मान लेते हैं कि गोलाकार तो है, लेकिन केंद्र में है, और सभी पृथ्वी पे ही चक्कर लगा रहे हैं। ये सारी चीजें हैं, इनकी हमें आवश्यकता नहीं है प्लेटो के बारे में याद करने की। फिर आ जाते हैं अरस्तु, जो क्या है, प्लेटो के ही शिष्य रहते हैं। ये भी पॉलिटी में ज्यादा पूछे जाते हैं, अपने ज्योग्राफी में इनकी दो ही चीजें आती है, प्लेटो के शिष्य हैं, गुरु नहीं है ना। तो इसमें कौन सा आ जाएगा पहला, इनकी जो पुस्तक है वो कौन सी है, मेट्रियोलॉजी, है ना। कौन सी पुस्तक है, मेट्रियोलॉजी। और गणितीय भूगोल में इन्होंने योगदान दिया था, प्लेटो के शिष्य थे। भूगोल में नियतिवादी थे, नियतिवादी के समर्थक थे, साथ ही स उद्देश्यवादी थे, यानी ईश्वरवादी विचारधारा से रखते थे। भगवान की मर्जी है, जो होगा जो होगा, है ना। अपन भी थकार से यही बोल देते हैं ना, कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो ये चलो ये भगवान की मर्जी है ना, हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो सब्जेक्ट के अंदर ऐसा विचार डालने वाले कौन थे, अरस्तु। ये भगवान को मानते थे। जब हम बात करें किसी भी विषय में, तो उस विषय में साइंस ज्यादा चलती है, तर्क ज्यादा चलते हैं, या भगवान ज्यादा चलते हैं। जब भगवान की बात करोगे तर्क साइड में रख दो, ये तो होता ही है, अपन लगाते हैं, लेकिन कितनी सीमा तक लगाओगे, है ना। तो वो नहीं होता है ना। तो इन्होंने क्या करा, ईश्वरवादी विचारधारा में इनका ज्यादा विश्वास था, ठीक है। इसके अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी पूर्व नियोजित योजना सहित बनी है, और वो वहीं पर जाएगा। यानी पृथ्वी, वही बाबा लोग बोलते हैं ना, सब पहले से फिक्स है ना। तो यही पहले से फिक्स है ना। और वो हरी चटनी खा लो, लाल चटनी खा लो, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है, पहले से सारा क्या है, फिक्स है, और वहां तक उसे जाना है। और आगमनात्मक पद्धति को इनको विकसित किया था। ये सारी पद्धतियां भी हम एक साथ पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे देख लो, एक याद रखना है पुस्तक, दूसरा याद रखना है उद्देश्यवादी या ईश्वरवादी विचारक थे, ठीक है। तो अगर ये आ जाए सउद्देश्यवादी या है ना, और ईश्वरवादी विचारक कौन थे, तो अरस्तु ऑप्शन में होगा, और अरस्तु ही कर से आना है, ठीक है। गणितीय भूगोल में इन्होंने योगदान दिया। पहले ऐसा नहीं है, एक चीज सुन लो, एक मल्टी डायमेंशनल पहले होता था, आज तो क्या है, भूगोल है तो भूगोल ही पड़ेगा, राजनीति में उसका कोई लेना देना नहीं है,
है ना, किताबें भी। पहले ऐसा नहीं था, पहले कोई सब्जेक्ट की सीमाएं बंधी हुई नहीं थी, क्योंकि इतना ज्यादा चीजें डेवलप नहीं थी, है ना। तो भूगोल में भी है, राजनीति में भी है, फिर कविता भी लिख देंगे, फिर गाने भी लिख देंगे, और फिर इच्छा हो गई तो एक पेंटिंग अलग से बना देंगे, ठीक है। तो वो भी एक बच जाता है इन द लास्ट में। तो सारे ये जो पुराने विद्वान है वो सारे सब्जेक्टों में चलते हैं। तो गणितीय भूगोल में इनका योगदान था, मेट्रियोलॉजी, और प्लेटो के शिष्य थे, सउद्देश्यवादी विचारक थे, और आत्मनात्मक पद्धति पर इन्होंने कार्य किया था। आत्मनात्मक, नित्मनात्मक। फिर आ जाता है पीथी पीथीमस, है ना। ये कौन थे? सिकंदर थे, समकालीन थे, और इन्होंने बताया था उत्तर की ओर जाने पर दिन रात की अवधि में अंतर आता है। तो ये अच्छी बात है, गलत बात बताई थी उन्होंने? सही बात बताई थी कि जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर जाते हैं, दिनों रात की अवधि में अंतर देखने को मिलता है या नहीं मिलता है? मिलता है। और ये बात सबसे पहले किसने बताई थी? पीथियस ने बताई थी कि जैसे जैसे उत्तर की ओर आप जाते जाओगे, दिनों रात की अवधि में अंतर आता जाएगा। भूमध्य रेखा के पास में तो समान ही रहता है दिनों रात की अवधि। और अक्षांश निर्धारण का प्रयास भी इन्होंने किया था, प्रयास हुआ, सफल नहीं हुए। फिर आ जाते हैं सिकंदर, अरस्तु के शिष्य, 20 वर्ष की अल्पायु में मैसिडोनिया का सम्राट बने। और या इससे जो पूछा जाता है जो प्रश्न, कौन सा? सिकंदरिया बंदरगाह है ना, जिसको बाद में एलेक्जेंड्रिया भी बोलते हैं, है ना। एलेक्जेंड्रिया शहर जो एक बहुत बड़ी यहाँ यूनानियों में क्या बनती है? पुस्तकालय बनता है ना। तो उस शहर को किसने बसाया? सिकंदर ने बसाया। इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है ना। नील नदी से मुहाने पर सिकंदरिया बंदरगाह इन्होंने बसाया। फिर आ जाता है कौन? थ्रियोफेस्टस। ये कौन थे? इन्हें जैव भूगोल का पिता, या वनस्पति विज्ञान का पिता, या फादर ऑफ बायोग्राफी कहा जाता है। ये भी कौन थे? अरस्तु के शिष्य थे। वो एक टीम थी पूरी, है ना। और सब उन्हीं का राज था पूरा ही सिस्टम पे। तो ये सिस्टम पे राज करने वाले थे, सबने अपने अपने क्षेत्र बांट लिए और अपने अपने क्षेत्र से पिता बन गए, है ना। तो इसने जैव भूगोल लिया, एक ने सोचा कि मैं साम्राज्य बनूंगा, तो वो विश्व को जीतने निकल गया, एक दूसरी चीज में लग गया। तो ये अरस्तु के शिष्य थे, एक और जो जैव भूगोल और वनस्पति विज्ञान के पिता कहलाए, है ना, फादर ऑफ बायोग्राफी, ठीक है। जलवायु तथा वनस्पतियों के संबंध को परीक्षण किया, तथा इस प्रकार वनस्पति भूगोल का प्रारंभ यहीं से माना जाता है। कौन सी जलवायु में किस तरह की वनस्पतियां डेवलप होती है, विकसित होती है, इन सबके बीच में, इन सबके मध्य जो अध्ययन है वो किसने दिया? थ्रियोफेस्टस ने किया है, ठीक है। अरस्तु के ही शिष्य थे। इन्हों जैव भूगोल का पिता के नाम से जाना जाता है। फिर आते हैं हमारे इरेटोस्थनीज, है ना। इरेटोस्थनीज ये सबसे बड़े यही है ना। अभी बढ़े कल बढ़े? ऐसा करते हैं, इतना सा पढ़ लेना, और फिर कल फिर से मिलते हैं जिसमें इरेटोस्थनीज से चालू करते हैं, ठीक है। कल, चलिए, धन्यवाद। तो एक तो ये करना है कि पुराने वाले संभववाद, निश्चयवाद, नवनिश्चयवाद, इनके इनके लेक्चर एक बार सुन लेना। और फिर है कल से इरेटोस्थनीज, जिसमें इन्होंने किस तरह से पृथ्वी की परिकल्पना, जो परिधि मापी थी, ये सारी चीजों का अध्ययन हम इसमें करेंगे। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।